ठीक है। क्या पढ़ना है आज? हाँ, हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। भाषा, भाषा का विकास क्रम हो गया। उसके बाद वर्ण, वर्णमाला कंप्लीट हो गया। कल मैं बता दिया हूँ घोष अघोष क्या है, अल्प अल्प प्राण महाप्राण क्या है, ये सारी चीजें हो गया। आज जो पढ़ेंगे वो है शब्द साधन। शब्द साधन क्या है? देखिए, अगर हम के भेद, उसकी उत्पत्ति, उसके रूपांतरण, उसकी व्युत्पत्ति आदि का जो निरूपण करता है उस बोलते हैं क्या? शब्द साधन। ठीक। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताया हूं, सबसे पहले अक्षर देखें हम लोग, है ना, वर्ण देखें हम लोग। इससे पहले हम लोग क्या देखें? वर्ण, है ना। वर्ण देखिए, मतलब जो ध्वनि होता है, मूल ध्वनि होता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं, जिसका हम खंडन नहीं कर सकते। खंडन नहीं कर सकते, यही है। क्या ये बोल सकते हो कि जो मूल धातु है वही वर्ण होता है आप? और अक्षर क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या बोलेंगे? अक्षर बोलते हैं। अब यही जो है शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को क्या बोलेंगे? समूह को हम शब्द बोलते हैं। और यही, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के जो है समूह को हम क्या बोल देते हैं? वाक्य बोल देते हैं। ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे वो है आपका शब्द, शब्द साधन, जो शब्दों के भेद को बताता है, उनके प्रयोग को बताता है, उनके रूपांतरण को बताता है, उनकी उत्पत्ति को बताता है, ठीक, या उनकी उत्पत्ति को बताता है, उसको हम बोलते हैं क्या? शब्द साधन। ठीक। वाक्य अभी बताया हूं मैं, दो या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक शब्दों के संग्रह को हम क्या बोलेंगे? वाक्य कहते हैं। ठीक। पहले ही बता चुका हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताया हूं मैं? वर्ण। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई, ठीक, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई क्या बताया हूं मैं? वाक्य। ये दोनों बातें आप ना हमेशा याद रखें। ठीक है, यहां से आता ही है। शब्दांश क्या है? देखिए, शब्दांश जो है, कोई इसका संधि विच्छेद करोगे तो शब्द धन अंश से बना है आपका शब्दांश। ये कह सकते हो कि जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय शब्दों में जो है हमें शब्दांश दिखाई देता है। अर्थात जो मूल शब्दों के अंत को हम क्या बोलते हैं? के जो अंत में होता है उसको हम बोलते हैं शब्दांश। ठीक। जैसे अब यहां पर मैं बोलूं तैराक, अब मैं बोलूं कि तैराक में शब्दांश क्या है? तो ये बना है तय धन आग मिलकर। समझ आ गया? तैराक, है ना। और बहुत सारे उदाहरण हैं। तो तैराक, एक मिनट में, ये तय धन आग मिलकर बना है तैराक। तो शब्दांश क्या होता है?
जो मूल शब्द होते हैं उसके अंत में जो शब्द होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शब्दांश बोलते हैं। इसीलिए ये शब्द का अंश होता है। शब्दांश क्या है पूछेगा तो जो मूल शब्दों के अंत में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शब्दांश। ठीक। व्युत्पत्ति का मतलब क्या है? देखिए, व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि एक शब्द से अनेक शब्द बनना, यानी कि एक शब्द से जो है एक ही शब्द से अलग अलग शब्द बनना क्या कहलाएगा? व्युत्पत्ति कहलाएगा। उत्पत्ति की बात नहीं हो रही है, व्युत्पत्ति की बात हो रही है। मतलब एक ही शब्द से अलग अलग शब्द बनना। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं मैं दूध है ना, यहाँ पर दूध शब्द है तो इस दूध से हम बना लेते हैं दूध वाला, होता है ना। और दूध भात ये भी बोल सकते हो आप, दूध गाड़ी बोल सकते हैं। तो एक ही शब्द से अलग अलग शब्द बनना, यही क्या कहलाता है? व्युत्पत्ति। इन शब्दों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही जो है हम आगे पढ़ेंगे शब्दों के प्रकार में, भेद में जैसे पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर समझ आएगा कि शब्दों को अलग अलग भेद में जैसे बांटते हैं, प्रकार में बांटते हैं, तो यही जो चीज है यहीं पर आपको समझ आ जाएगा। देखिए, शब्दों के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद। एक वाक्य के प्रयोग के आधार पर बांटेंगे, उसके रूपांतरण के आधार पर बांटेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर और उद्गम के आधार पर। समझ आ गया? तो शब्दों की 5 भेद होते हैं। पूछा हुआ है, सवाल आया हुआ है और आता ही है ये कि शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना, शब्दों को 5 भेद में बांटते हैं, 5 प्रकार में बांटते हैं। शब्दों को वाक्य के प्रयोग के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उद्गम के आधार पर। ठीक, यहीं से आपका शब्द साधन चालू होता है और यहीं से आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, है ना, अव्यय, सारी चीजें आ जाएंगी आपका। यही आपका, इसी को हम बोलते हैं शब्द साधन। तो सबसे पहले हम आते हैं वाक्यों के प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। याद रखना, वाक्यों के प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार? 8 प्रकार। कितने प्रकार? 8 प्रकार। वो 8 प्रकार कौन कौन से? तो सबसे पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। समझ आ गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। पांचवा है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। छठवां है संबंध बोधक, संबंध बोधक। सातवां है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और आठवां है विस्मय, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। चलिए, इतना समझ आ गया। तो वाक्यों के प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 प्रकार। भूलना नहीं है, ये आता ही है, सवाल पूछेगा 8 प्रकार। तो देखिए, आपके हिंदी व्याकरण में ना प्रकार को ही पूछ देता है। अब प्रकार को इतनी बार पूछा हुआ है कि एक छोटी सी गलती, मतलब अगर याद न हो ना तो गलत हो ही जाता है, पढ़े नहीं होगा ना गलत हो जाता है। अभी आपको आगे चल के पता चलेगा संज्ञा के कितने प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार, विशेषण के कितने प्रकार, फिर क्रिया के कितने प्रकार, क्रिया विशेषण कितने प्रकार, है ना। तो ये सारी चीजें आपको इन सब के जो है प्रकार को भी याद रखना पड़ेगा। ठीक, फिर आगे चलकर पता चलेगा संधि के कितने प्रकार, है ना, फिर स्वर संधि के कितने प्रकार, फिर उसके बाद जो है आपका समास के कितने प्रकार।
ये सारे प्रकार को आपको याद रखना पड़ेगा। एक प्रॉपर छोटा सा और नोट्स बना लेना, 60 नोट्स, वहां पर सिर्फ प्रकार लिखकर याद कर लेना। तो वाक्य के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार? 8 प्रकार। अब आते हैं रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण मतलब परिवर्तन, ये बोल सकते हो आप। यानी कि जब लिंग, वचन, कारक का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस आधार पर जो है शब्द जो है कितने प्रकार में बढ़ जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तो याद रखना, रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 प्रकार। कौन कौन सा? पहला है विकारी शब्द, ठीक, और दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। यहीं पर देखिए, मैं छोटा छोटा टॉपिक है इसलिए यहीं पर पूरी जानकारी दे दे रहा हूं उसका। विकारी का मतलब क्या होता है? देखिए, यानी इन वाक्यों में लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक के आने पर शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है। कुछ बोलते हैं क्या? विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आने पर शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाए, वो शब्द बदल जाए, उसको हम बोलते हैं क्या? विकारी शब्द। ठीक। तो विकारी शब्द कौन कौन से? पूरे संज्ञा में अगर आप पूरे मतलब व्याकरण में पढ़ोगे तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? तो 4 है विकारी शब्द। कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 है क्या है आपके? विकारी शब्द। मतलब जब हम वाक्यों में किसी संज्ञा का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं या विशेषण क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य जो है उसमें लिंग, वचन, कारक के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं विकारी शब्द। अब क्वेश्चन पूछ देता है, इनमें से कौन सा विकारी शब्द है? ठीक, कौन सा विकारी? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया हो गया। चलिए, अविकारी जिसमें लिंग, वचन, कारक इनकी आने पर भी विकार उत्पन्न नहीं होता। अर्थात जहां पर हम लिंग या वचन या कारक इनके प्रयोग करने पर भी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे? अविकारी शब्द। ठीक, तो समझ आ गया। परिभाषा में जाते हैं तो जैसे लिंग, वचन, कारक के प्रयोग पर विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। नहीं होता, क्या कहलाएगा? अविकारी शब्द कहलाएगा। 4 इसके भी प्रकार हैं। एक शब्द याद रखना, अव्यय के जितने प्रकार हो अविकारी शब्द होते हैं। जैसे पहला है क्रिया विशेषण। पहला क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। समझ आ गया? ये जो 4 हैं ये अविकारी हैं और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्या है? विकारी शब्द। मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है। समझ आ गया इतना? तो रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 प्रकार, विकारी और अविकारी। विकारी जो लिंग, वचन, कारक के प्रयोग करने पर विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसको विकारी बोलते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये क्या है? आपके विकारी शब्द है। ठीक। अविकारी क्या होते हैं? जिसमें विकार नहीं होता,
परिवर्तन नहीं होता। ठीक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक को हम क्या बोलेंगे? अविकारी शब्द के। अब आते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति पहले ही बताया हूं, जो एक शब्द से जो है अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? विकार। एक मूल शब्द होता है, उस मूल शब्द से हम अलग अलग क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। ठीक, समझ आ गई? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार, बहुत ही मोस्ट आईएमपी याद रखना ना। शब्द के कितने प्रकार? 3 प्रकार। ठीक, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? एक है रूढ़ शब्द। क्या है? रूढ़ शब्द। इसी को हम बोलते हैं मूल शब्द। क्या बोल देते हैं? मूल शब्द। एक है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और एक है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। चलिए, 3 समझ आ गया। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार, रूढ़ शब्द, या उसी को हम मूल शब्द बोलते हैं, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। देखिए, समझते हैं रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनके खंडन करने पर अलग अलग सार्थक अर्थ नहीं निकलते। समझ आया ना? मतलब जिनके खंडन करने पर, जिनको हम संधि विच्छेद करते हैं, खंडन करने पर अलग अलग जो है सार्थक अर्थ नहीं निकलता। सार्थक अर्थ ना निकले, क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ होता है ना, याद रखना। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या होता है? जितने भी मूल शब्द होते हैं सब रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे सूर्य एक रूढ़ शब्द है। अच्छा, इसको तोड़ के बताइए। सुधन अर्य करके तोड़ो आप, कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? नहीं। इसीलिए सूर्य कैसा शब्द है? आप रूढ़ शब्द है। ठीक, इसके अलावा चावल क्या है आपका? रूढ़ शब्द है। काटेंगे हम, कैसे काटेंगे? जा धन वल करते हैं, तो कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? नहीं। वैसे कमल जो है क्या है? रूढ़ शब्द है, याद रखना। कमल एक रूढ़ शब्द है। ठीक, लेकिन कमल के जितने पर्यायवाची, जैसे आगे पढ़ेंगे पंकज, सरोज, ये सब योग रूढ़ कहलाएंगे। लेकिन कमल जो मूल शब्द है वो क्या है आपका? रूढ़ शब्द है। इसके अलावा और बहुत सारे शब्द है ना, जैसे आज, कल, ये सब रूढ़ शब्द है। घर, ठीक, नगर, गांव, ये सब क्या है आपकी? रूढ़ शब्द है, जिनको तोड़ने पर, खंडन करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उसको हम क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द बोलेंगे। अच्छा, ये पहचानने का तरीका, आप अगर तीनों पाठ पढ़ोगे, आप रूढ़ पढ़ोगे, यौगिक पढ़ोगे, योग रूढ़ पढ़ोगे, तीनों को पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि रूढ़ शब्द कैसे समझ आ जाएगा, है ना? ठीक, यौगिक शब्द किसको बोलेंगे? जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक, कलर को बदल देता हूं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो बना होता है उसको हम बोलते हैं यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है उसको हम बोलेंगे क्या? यौगिक शब्द। जिसके खंडन करने पर, जिसके खंडन करने पर अलग अलग सार्थक अर्थ निकले, खंडन करने पर
अलग अलग सार्थक अर्थ निकले, उसको हम क्या बोलेंगे? अलग अलग क्या निकले? सार्थक अर्थ निकले, उसको हम बोलते हैं क्या? यौगिक शब्द। समझ आ गया? तो अलग अलग सार्थक अर्थ निकले, जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, विद्याधन आलय, यानी कि विद्यालय, विद्यालय। अब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे या खंडन करेंगे, तो कैसे करेंगे? विद्याधन आलय करेंगे। क्या करेंगे? विद्याधन आलय। तो इसका भी एक सार्थक अर्थ है। विद्या मतलब आपका ज्ञान हो गया, आलय मतलब स्थान हो गया, तो दोनों का एक सार्थक अर्थ है। इसीलिए यह शब्द क्या है आपका? यौगिक। और है, बहुत सारे शब्द हैं, ऐसा नहीं है। देवालय, ठीक, विद्यालय हो गया, देवालय हो गया, ये सब क्या है आपका? यौगिक शब्द है। ठीक, अगला हम आते हैं योग रूढ़ शब्द। देखिए, ये तो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बनता है, लेकिन ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का बोध कराते हैं, किसी तीसरे शब्द का बोध कराते हैं, किसी तीसरे को इंगित करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? योग रूढ़ बोलेंगे। समझ आ गया? यानी कि ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बना है, अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, किंतु खंडन करने पर, खंडन करने पर, या इसको ऐसे लिखता हूं तब समझ आएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, किंतु दोनों शब्द, दोनों शब्द किसी तीसरे का बोध कराते हैं, किसी तीसरे का बोध कराते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक याद रखना, बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण हैं सब योग रूढ़ हैं। जैसे दशानन, दशानन, दस है आनंद जिसके, कौन है? तीसरे, दोनों दोनों तो दो शब्द से मिलकर बने हैं, दस, ठीक है, आनंद, ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर तीसरे का बोध कराते हैं, तीसरे का बोध कराते हैं, इसको हम बोलते हैं दशानन। इसके अलावा पंकज, पंकज जो है, पंख का मतलब होता है कीचड़, ज का मतलब जन्मा, यानी कि जो कीचड़ में जन्मा। ये दोनों शब्द मिलकर किसको बोध करा रहे हैं? कमल का बोध करा रहे हैं। मतलब ये क्या है आपका? योग रूढ़ शब्द है। तो इसीलिए मैं बोला कि बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण सबको डाल देना योग रूढ़ में, सब आ जाएगा। दशानन, लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, है ना, ये सब क्या है? आपके योग रूढ़ शब्द है। तो समझ आ गया होगा आपको। अभी तीनों को पढ़ोगे, रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है, आप पहचान सकते हो, है ना। रूढ़ मतलब मूल शब्द, जिसका हम खंडन करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले। यौगिक का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है और दोनों का अलग अलग सार्थक अर्थ निकल रहा है, ठीक। और योग का मतलब शब्दों से मिलकर तो बना है, लेकिन दोनों शब्द, है ना, किसी तीसरे का बोध कराते हो, क्या कहलाएगा आपका? ठीक, योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। अब समझ आ गया होगा। अब आते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन सा? देखिए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब जिसका अर्थ निकलता, जिसका अर्थ निकले। निरर्थक मतलब
अर्थ ना निकले, जिसका कोई अर्थ ना हो, क्या हो जाएगा आपका? निरर्थक हो गया। जिसका अर्थ निकले वो क्या कहलाएगा आपका? सार्थक शब्द। समझ आ गया? जैसे शब्द में क्या है? चाय सार्थक है, रोटी एक सार्थक शब्द है ना? चावल सार्थक शब्द है, घर सार्थक शब्द। ये सब इसका एक क्या है? सार्थक शब्द है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। निरर्थक क्या है कि हम सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं। जैसे चाय वाय बना है क्या, बोल देते हैं ना जी, चाय वाय बना है क्या, चाय वाय क्यों किया? तो जब ये वाय जो है ये क्या है आपका? ये है आपका निरर्थक शब्द। रोटी वोटी बना है क्या, क्या बोलते हैं? ठीक, तो रोटी वोटी बना है क्या? अब बताइए, रोटी तो सार्थक है, वोटी यहां पर क्या हो गया आपका? ठीक है, ये जो शब्द है क्या है आपका? निरर्थक शब्द है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। घर वर जाना है क्या, बोलते हैं ना आप लोग, जैसे घर वर जाना है क्या? अब देखो ये, अब इस वर को हम अर्थ निकालें तो अलग है, वर वधु वाला अलग है, बट इस घर के साथ हम प्रयोग करते हैं, एक सार्थक शब्द के साथ प्रयोग करते हैं, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर? ठीक, निरर्थक शब्द हो गया। क्या हो गया वो? आपका निरर्थक शब्द हो गया। तो इस प्रकार ये हो गया आपका क्या? निरर्थक शब्द हो गया। तो ये होता है सार्थक और निरर्थक शब्द, जहां पर सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकले और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले। ठीक, अब आते हैं उद्गम के आधार पर। उद्गम या उत्पत्ति, या उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार होते हैं। कौन कौन सा है भाई? पहला है तत्सम। पहला क्या है आपका? तत्सम। ठीक है, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशज। देखिए, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है ना, याद रखेंगे आप। तत् धन सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् का मतलब उसके, और सम का मतलब समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं, किसके समान होते हैं? संस्कृत के समान होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? तत्सम। जैसे अश्व एक शब्द है, ये संस्कृत के समान। ठीक, इसके अलावा जैसे नीर हो गया, ये संस्कृत के समान है ना। इसके अलावा जो है आपका बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको तत्सम। ये तत्सम ऐसा नहीं है कि दो तीन या गिनती में है, तत्सम तो इसकी मात्रा ज्यादा है। दूसरी बात, इसको ध्यान देना है आपको, ये संस्कृत के समान दिखने वाले शब्दों के, संस्कृत के तत् समान प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तत्सम। ठीक, तद्भव क्या होता है? ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्धन भाव। तत् का मतलब उससे, भाव का मतलब उत्पन्न। अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? तद्भव। जैसे अश्व को हम क्या बोल देते हैं? घोड़ा बोल देते हैं ना जी। ठीक है, ये अश्व है, यहां से हम क्या बोल देंगे? घोड़ा हो गया। नीर को हम क्या बोल देते हैं? ठीक है, पानी बोल देते हैं, है ना। ये शब्द क्या हो गया आपका? ठीक है, तद्भव शब्द हो गए। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। देशा शब्द क्या है? देखिए, देश धन ज, अर्थात ऐसे शब्द जो देश में ही, ठीक है, क्या लिया हो? जन्म लिया हो,
या यही की स्थानीय भाषाओं में जिसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं क्या? देशज। जैसे लोटा, डोरी, थैला, बहुत सारे शब्द मिलेंगे आप। थैला, खिड़की, ठीक, घबराहट, हड़बड़ाहट, है ना? ये सब क्या है आपके? देशज शब्द है। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो विदेशों में जन्मा हो, विदेशों में क्या हो? जन्मा हो, और उसका हम प्रयोग ज्यों का त्यों करते हैं। ज्यों का, उसका जो है हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका विदेशज शब्द। जैसे स्कूल, स्कूल क्या है? आपका विदेशज शब्द है, अंग्रेजी भाषा है। आज हम कोई भी जो है आप पूछ लीजिए, विद्यालय नहीं बोलोगे आप, स्कूल ही बोलोगे आप। महाविद्यालय को हम कॉलेज बोलते हैं, हर व्यक्ति कॉलेज ही बोलेगा, बोलते हैं ना, कॉलेज ही बोलेगा। महाविद्यालय तो है ना, बस लिखते समय हम महाविद्यालय भले लिखते हैं, लेकिन कॉलेज ही बोलते हैं। समझ आ गया? इसके अलावा बहुत सारे, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, है ना, जैसे टीवी हो गया, टेलीविजन टीवी हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? विदेशज शब्द हैं, जिनका हम प्रयोग ज्यों का त्यों करते हैं, है ना। इसकी सीमा इसकी भी नहीं है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, पूरा परिभाषा लिख दिया हूँ, प्रकार लिख दिया हूँ। हाँ, लेकिन मैं बोल दूं भाई, इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको डेली इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर दिन 10-10, 15-15 शब्द पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें क्लियर होती है ना। तो इसको ध्यान देना, ठीक। देशज हो गया, देख लीजिए यहाँ पर लोटा है, कटोरा है, टिबिया है, थाली, जूता, ये सब जो है आपका देशज शब्द होते हैं। विशेष करके स्थानीय बोलियों में जो प्रयोग करते हैं ज्यादातर, वो सब आपके क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं, ठीक। विदेशज शब्द देखिए यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में बोली जाने वाली जो है ना, शब्द यहाँ पर उल्लेख है। अरबी भाषा में फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली, चीनी है ना। ये सारे शब्दों का आपको यहाँ पर विदेशज शब्द में आप पढ़े, देख लेना, पढ़ लेना। यहाँ पर बहुत सारी चीजों को हम तोड़कर भी जो है पढ़ते हैं, तो भाई याद जैसे भी हो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। चलिए, अगला जो क्लास होगा वो हम वाक्यों के प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे, जहां पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।